नंबर पे यूपी, 2 नंबर पे बिहार। देखिए ठीक है, बढ़िया हो रहा है, जो हो रहा है बढ़िया बनाइए, आप लोग खुद सी बनाइए कि थोड़ा पढ़ेंगे निकल जाएगा, नहीं तो कंपटीशन बहुत टफ हो गया था है ना। तो इसीलिए कंसंट्रेट। लड़की क्या कर रही है तो मैं मुंह करके बैठ गया, पढ़े तो पढ़ना, बैठ के सीधा बैठो। मतलब हम आ गए हैं तो कुछ ध्यान रखना चाहिए ना, सर आए हुए हैं। कंपटीशन का बच्चा माना जाता है सभ्य होता है। वो पढ़ाते हैं ना 12th का बैच, हेने तक हम चले हेने खुदा खुदी करे लगे, मैंने बाप रे बाप, ये को बैच भर पढ़ाई ले बस, अगर क्यों कह दे पढ़ावे के इंटर कर लेगा हमरा से ना हो तो उनको इन्हें उन्हें होते तो अपने में लौट लिया और फिर सोड़ लिया, फिर ताकत फिर सब ठीक बा। तो उम्र बा बेचारा, उस सबका गलती नहीं है, उस सबको लगता है कि यही सही है। अब आप लोग गार्जियन हैं, तनका साथ हेर फेर के दिक्कत हुआ बस, जहां इन्हें नौकरी में रिजल्ट है बाजा बाजी, और बाद लड़का रोई, खेल खत्म। आप लोग अब लास्ट स्टेज में हैं, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाइए कि नहीं, हम जिम्मेदार हैं, परिवार समाज और देश की जिम्मेदारी जो भी मिलेगी हम उसको संभालेंगे। वो तो बच्चा है सब, वो लड़कपन है, सबका उम्र है, उसको आदमी माफ भी कर देता है, लेकिन आपको माफ कर देंगे तो फिर आप बिगड़ जाइएगा और आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, है ना। उन लोग का उम्र है तो उन लोग कर रहा है, थोड़ा सा ठीक है, चलो उम्र है, उम्र के हिसाब से हरकत जरूरी है, लेकिन अब आपको सीरियस रहने का उम्र है। आपके पर्सनालिटी से झलकना चाहिए कि आप सीरियस आदमी हैं, जिम्मेदार आदमी हैं। आपका वस्त्र है कि नहीं है, आपका हाव भाव, आपका बाल, लइकाई में हेंगे रखत रही सन, मुर्गा मुर्गी कट रखत रही सन, तो वो सब ठीक था, लेकिन अब वो सब समय नहीं है कि नहीं। तो थोड़ा सा ये चीज अभी से लाइए आप लोग। एक दिन में कोई इंटरव्यू का और कोई अपना अनुशासन का तैयारी नहीं कर सकता, इस बात को रखिए। हम आप लोग को बार बार समझाते हैं, थोड़ा सा वस्त्र पे, है ना, हाव भाव पे, बाल वाल पे, इस सब पे थोड़ा अब ध्यान देने का समय है। अब सोचिएगा एक दिन हम जाएंगे ब्यूटी पार्लर में, करा लेंगे, हो जाएगा, वो ना होता है। हम बोले ना, जब हम पहली बार टाई लगा के बीपीएससी का इंटरव्यू देने गए थे, अब नहीं मानिएगा, गर्मी का दिन तो इसे था ही भयानक, लेकिन हमको लग रहा था कोई नोटी उम्र क्यों चले भाई। बार बार करत इतना कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हो गया, चूंकि बुलाया था 8-9 बजे, इंटरव्यू लिया 3:30 बजे, बैठना पड़ता है भाई, बैठिए। अब हम जाते जाते अंत में बुलाया, अंत में रूम के बाहर भी बैठे 3 गो लड़का को बैठे ले, तो हम अंत में गए बाथरूम में, गए भाई निकाल पहले करके हटाओ, नहीं तो हम वहां बोल नहीं पाएंगे कुछ। अब वही आदत रहता तो दिक्कत नहीं होता। हमको लगा 1 घंटा का बात है, फंस गए हम, है ना। गर्मी तो पड़ ही रहा था, लेकिन फिर भी आप टाई लगा के जाइएगा तो सवाल टाई क्यों लगाया, नहीं लगा के जाइएगा तो सवाल टाई क्यों नहीं लगाया। टाई लगा के जाइएगा, पूछेगा आप टाई क्यों लगाया, तो मुस्कुराते बोले सर हैंडसम दिखने के लिए। नहीं ऐसे बोलना होगा। और दूसरा तुरंत बोलिए सर एक्चुअली ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम और एक ऑफिसर का वेशभूषा ही ऐसा होता है, खुश हो जाएगा, है ना। टाई क्यों नहीं लगाए, इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहिएगा ये कह नहीं सकते हैं कि सर बचपन से नहीं खिला गई तो कह देगा, तो बचपन से तुम पद भी नहीं पाए हो। तो इसीलिए थोड़ा सा ये सब चीज का आदत डालिए, मौका को मौका, है ना, बोल चाल हाव भाव थोड़ा सा इस सब तरह करिए। और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अब आपका उम्र लड़कपन वाला नहीं है, अब निकल जाइए, उससे बाहर निकलिए। चलिए शुरू किया जाए। तो अप्रैल महीने का बहुत अच्छा तरीका से हम लोग का दर्पण चल रहा है, ऊपर वाले की दुआ से। पिछले 6 दर्पण है शायद ना, 4 और 2 6 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और नवंबर दिसंबर, 6ठा दर्पण, यानी 6 महीना हम लोग का कंप्लीट होने जा रहा है। 12 महीना जैसे कंप्लीट हो जाएगा 100% मतलब गारंटी हो जाएगा कि अब आप लोग जो करंट अफेयर्स में बनाइएगा वही कट ऑफ होगा। मतलब मान लिया 20 सवाल 22 सवाल पूछा और 22 में 18 ही दर्पण से आया, तो 18 बहुत होता है। कोई 18 से ऊपर नहीं जाएगा, 18 भी नहीं जाएगा कोई, बस समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए 6 महीना हो गया है, सबका नोट्स बढ़िया से, साल भर का कॉपी बनाना है, फिर अगले साल का कॉपी अलग बनाना है, एक साल का कॉपी बनाना है ना। या पन्ना पे लिखिए, उसको अटैच कर लीजिएगा, बाद में पिंचअप कर लीजिएगा, सबसे बढ़िया रहता है वही। महीने महीने दर्पण बना लिए, उसका लास्ट में अपना पिंचअप कर लिए, है ना। और ऐसा बना के रखते चलिए, उसमें लिख दीजिएगा 2022-23, 2023-24, तो उसके नीचे लिख दीजिएगा नवंबर से लेकर नवंबर तक, ऐसे करके, हाँ ऐसे बनाइएगा नोट्स को। और जब भी एग्जाम देना होगा आपको समझ में आ जाएगा हमको क्या पढ़ना है, हो जाएगा, ठीक है।
तो एकदम विश्वास के साथ तैयारी किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। अब बताने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। हाँ, और जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होगा उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, घर पे जाके उसको नोट्स बनाना है, घर पे जाके इसको नोट्स बनाना है सब लोगों को। चलिए 22वें विधि आयोग, ऐसे पिछले महीना के दर्पण में भी था, है ना, उसके कार्यकाल में वृद्धि हो गया है। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले, ये सब पिछले दर्पण में पढ़े थे हमको जहां तक याद आ रहा है। हाँ, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट VVI। एकदम उम्मीद करके जाना चाहिए सब सवाल को। 22वें वित्त आयोग, तो केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में 1.5 वर्ष की वृद्धि कर दी है। इस आयोग के गठन की अधिसूचना सरकार ने 21 फरवरी 2020 को की थी तथा इसका 3 वर्ष का निर्धारित कार्यकाल जो है 20 फरवरी 23 तक ही था। आयोग के लिए अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा सरकार ने नवंबर 2022 में की थी। इन सदस्यों द्वारा कार्यभार संभालने के कुछ ही दिन बाद आयोग का कार्यकाल समाप्त होने को था। ऐसे में आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया। चलिए 12 को चीता लाए भी हम लोग पढ़ लिए हैं, उसको कुन्नू नेशनल पार्क में डाल दिया गया है। हाँ, ये न्यूज है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चीता संरक्षण परियोजना के तहत 8 को चीते कहां से सितंबर 2022 में मंगाए गए थे, जिन्हें 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर, याद आ रहा है ना, ये सब हो चुका है, देख रहे हैं, अब रिपीट हो रहा है। हाँ, मध्य प्रदेश के में स्थित कौन नेशनल पार्क? हाँ, इसी श्रृंखला में चीतों की दूसरी खेप है। पहली खेप कब आई थी? हाँ, ठीक है, उसको कहां रखा गया था? कौन राज्य में है? हाँ, कहां से आया था? कौन को आया था? नॉर को था 3 गो नॉर 5 गो, जहां तक हमको याद आ रहा है। इसे मेरा काम नहीं, आपका काम है रिवीजन करना, हम रिवीजन नहीं किए। याद आ रहा है ना, सब पढ़े हुए थे हम लोग, वेरी गुड। चले दूसरी खेप अब दक्षिण अफ्रीका से मंगाई गई। दूसरी खेप कहां से? पहली खेप कहां से? मोस्ट VVI। हाँ, दक्षिण अफ्रीकी सरकार के साथ भारत सरकार के एक समझौते के तहत दक्षिण अफ्रीका अगले 10 वर्षों में जो है 12 चीते प्रति वर्ष यानी 120 भारत को उपलब्ध कराने को सहमत हुआ है। अगले 10 वर्ष तक जो है 12 को चीता जो है हर वर्ष देगा हम लोग को। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों की ताजा जो खेप लेकर भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान ग्लोब मास्टर, अंडरलाइन कर सकते हैं, ने 17 फरवरी को उड़ान भरी थी। उन्हें लेकर यह विमान 18 फरवरी को प्रातः ग्वालियर एयरबेस पर उतरा था, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात 3 हेलीकॉप्टरों द्वारा उन्हें श्योपुर स्थित, श्योपुर एग्जैक्ट जगह है श्योपुर, याद आ रहा है ना, ये सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं, शायद टेस्ट लिए तो उसमें सवाल भी डाले थे। हाँ, श्योपुर कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में कहा है, श्योपुर स्थित कुन्नू नेशनल पार्क लाया गया, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने इन चीतों को क्वारंटाइन वाड़ों में छोड़ा। लगभग 1.5 महीना के बाद इन्हें इन बड़े बाड़ों में छोड़ा जाएगा। इससे पूर्व सितंबर 2022 में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को भी इसी नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। 12 चीतों की ताजा खेप पहुंचने के बाद इस पार्क में, अंडरलाइन कर लीजिए, कुल चीतों की संख्या अब कितनी हो गई है, जिसमें से 10 नर और 10 अब मादा हो गया है। चलिए नेक्स्ट है, SCL कोची में 2 युद्धपोतों मालवान और मंगरोल का निर्माण शुरू हो चुका है ना। भारतीय नौसेना के लिए 2 एंटी सबमरीन वारफेयर सैली वाटरक्राफ्ट, पूरा नाम हुआ उसका, परियोजना के 2 युद्धपोत जिसका VY 524 मालवान तथा VY 525 मंगरोल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। कौन किया है? तो कोची स्थित मैसर्स CSL लिमिटेड ने 21 फरवरी 2023 को हुई है। नौसेना के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में एक विशेष समारोह में यह शुरुआत की गई। भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप ऐसे 8 युद्धपोतों के निर्माण के लिए अनुबंध किया गया है। युद्धपोतों का निर्माण मुख्यतः स्वदेशी सामग्री के इस्तेमाल से ही किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की 21 फरवरी 2023 की एक विज्ञप्ति के अनुसार इन जहाजों की उपलब्धता से पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने तथा उन्हें
बेअसर करने के उद्देश्य से तटीय क्षेत्र में अपसतह निगरानी की सुविधा प्रदान। कल एक हवाई दुर्घटना हुआ है, पता होगा कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। क्या नाम था? शायद चीता का, शायद। हम पूरा न्यूज तो नहीं देख पाए, लेकिन खाना खाते तो उतना देर न्यूज हम पढ़ लेते हैं, टीवी पे देते नहीं, रोलिंग करता है तो सब देखिए। आप लोग भी थोड़ा सा मोबाइल हाथ में दिन रात रहता है, फिर भी काम का चीज नहीं तो देखना चाहिए था। ये भी न्यूज हो गया हम लोग को, देखिएगा अगले महीने का दर्पण में आ जाएगा। हाँ, कौन हेलीकॉप्टर कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ, बॉर्डर पे हुआ है, जिसमें चाइना का भी हाथ हो सकता है, क्या नहीं है पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं। तो कौन सा हेलीकॉप्टर था, है ना, कौन जगह पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ, कितने लोग मारे गए, तो इसको न्यूज ध्यान देना चाहिए। किसी को नहीं, एक दो लोग हाँ खाली कर रहे हैं, बाकी लोग तो मुड़ियों नहीं हिलाए हैं। हाँ हिलाए हैं, उहे रही कि गांव से कोनो भागल बा तो सब लोग को पता रही, हम भाग गल गांव से। पेपरों हम एक दिन ले आए, पढ़े के तरीका बताए। पेपर सब लोग पढ़ते हैं, पेपर का पहला पृष्ठ नो डाउट पढ़ लीजिए और सीधे पलट दीजिए। जनरली हर पेपर में यही होता है, सीधे पीछे जाइए, देश विदेश लिखा होगा, है ना, जनरली देश विदेश, उसको पढ़े, फिर बैक पे उसको पलटिए पीछे से, है ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा माने नेशनल इंटरनेशनल न्यूज और मिलेगा। उसके बाद आपको खेलकूद मिलेगा, आर्थिक वाणिज्यिक मिलेगा, और संपादकीय तक पढ़ के दादाजी को दे दीजिए। पेज नंबर 3, 4, 5, 6 कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। वो देखिएगा आपके जिला से संबंधित समाचार होगा। हम लोग ओकरे के पढ़ते हैं, हम अपना आदत बता रहे हैं जो था। तो हमको भी गुरु जी ने सिखाया कि बउआ ये तोरा गांव में कौन भागल, कवना संगे भागल ना, परीक्षा भी आई। लेकिन हम लोग देखे भी है, कहां मर्डर भले, कहां मोटरसाइकिल छीनल है, कौन भगल रे। जो समाचार देश को प्रभावित करे वह महत्वपूर्ण होता है, जो विदेश को प्रभावित कर दिया मोस्ट VVI, जो राष्ट्र को कम से कम राज्य को प्रभावित करे उतना से शुरू कीजिए। बात समझ रहे हैं ना। अब किसी के भागने से बिहार सरकार पर, बिहार राज्य पर कोनो असर नहीं पड़ने वाला है। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीका को वो समाचार जरूरी नहीं। हाँ, कोई आतंकवादी पकड़ा गया, वो इंपॉर्टेंट हो गया आपके गांव से, तो वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब कौन भाग गई, मोटरसाइकिल चुरा ले, तो परीक्षा में ना पूछी, गारंटी देते नहीं, ना पूछी तो ना पूछी। तो पेज नंबर 3, 4, 5 सब नहीं पढ़िए, देश विदेश पढ़ लीजिए, खेलकूद पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लीजिए, आर्थिक पढ़ लीजिए, संपादकीय पढ़ लीजिए, है ना, और उसके बाद पेपर को हटाइए। अब पढ़ के अंडरलाइन करके नहीं होते, पन्ना रखिए, उसमें लिख लीजिए, 4-5 को तो पॉइंट मिलता है, लिख लिए। तो ऐसे अप टू डेट रहिएगा ना, तो और मजा आएगा इसको पढ़ने में। कहेगा हाँ जानते थे, सुने थे, है कि नहीं, इस तरीका। चलिए नेक्स्ट न्यूज आते हैं। DRDO द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया गया है। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO का फुल फॉर्म रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ध्वनि की गति से 6 गुना गति से लक्ष्य को भेदने की क्षमता वाले हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण उड़ीसा के तट के निकट APJ कलाम द्वीप से 27 जनवरी 2023 को किया। इस मानव रहित हाइपरसोनिक व्हीकल ने अपने पिछले परीक्षण में ही 7500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर ली थी। DRDO की VVI कर दीजिए। DRDO की इस परियोजना का उद्देश्य 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करके व्हीकल का विकास करना है। इससे सुपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग युद्ध के समय किया जा सकेगा। ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक गति से जाकर दुश्मन के विमानों एवं अन्य लक्ष्यों को पलक झपकते ही तबाह करने में यह सक्षम होगा। DRDO इसका पहला परीक्षण जो है 12 जून 2019 को ही कर लिया था। चलिए नेक्स्ट एक ब्रैकेट में न्यूज है। इसरो के सबसे छोटा व्यवसायिक का मतलब खरीद बिक्री के उद्देश्य से, हाँ, तो इसरो ने जो है सबसे छोटा उपग्रह अपने प्रक्षेपण यान, हाँ, जिसका नाम है प्रक्षेपण यान हो गया आपको SSLV D2 पूरा नाम है, आगे देखेंगे हम लोग, है ना, जिसे PSLV GSLV ये तो दिए थे नोट्स हम, हाँ, इसलिए नया नहीं मिलता तो नहीं बनाते हैं, ये सब दिया हुआ है। PSLV GSLV SSLV बताए थे, हाँ, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, ठीक है ना। तो SSLV के जरिए जो है 3 गो उपग्रह को सफल परीक्षण किया। 3 उपग्रह एक यान पर भेजा गया,
और वो अपने निर्धारित कक्षा में उसको छोड़ दिया गया होगा और फिर वो रिटर्न आ जाता है कि नहीं? तो एसएस विल बी जस्ट लाइक बस, उसमें सवार यात्री, बस का काम है यात्री को पहुंचाना, अपना वापस आ जाना, यात्री का काम है उतर के अपना काम करना। तो उपग्रह जो होता है यात्री होता है और प्रक्षेपण यान जो होता है बस होता है। उस बस पर सवार होकर उसको उपग्रह को भेजे, उपग्रह यहां अटक गया, वापस आ गया। अब इसका जो उद्देश्य से बनाया गया, फोटो खींचने के लिए बनाया गया और संचार के लिए बनाया गया हो या किसी उद्देश्य से, वो अपना काम एक निर्धारित समय तक करता रहता है। बात समझ में आ गया? चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो को छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के अपने व्यावसायिक मिशन की दिशा में बड़ी सफलता जो है 10 फरवरी 2023 को उस समय मिली जब उसके छोटे व्यावसायिक प्रक्षेपण यान यानी SSLV-D2 की 10 फरवरी 2023 की उड़ान द्वारा 3 छोटे उपग्रह को अंतरिक्ष में उनकी वांछित कक्षाओं कर दीजिएगा कक्षाओं में सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। प्रक्षेपित उपग्रहों में इसरो का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, देखिए अब उपग्रह का नाम क्या क्या है, तो इसरो का इसमें एक था पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-07 शामिल था। इसके अलावे चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स का उपग्रह जिसका नाम है आजादी सैट 2 तथा अमेरिकी कंपनी अंतरिक्ष का छोटा उपग्रह जानूस फर्स्ट शामिल था। तो नोट्स बनाना है, उसमें तीनों का नाम, प्रक्षेपण यान का नाम और तारीख, कितना तारीख को किया गया, यही 3 चीज डालना है आपको, ठीक है? हाँ, इसरो का मिशन छोटे उपग्रह को प्रक्षेपण के अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का है। इसके लिए ही SSLV रॉकेट का विकास इसने किया है। इससे बहुत कम लागत पर विदेशी उपग्रह का प्रक्षेपण किया जा सकेगा। SSLV-D2 की 10 फरवरी की सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरी गई उपर्युक्त उड़ान इस रॉकेट की दूसरी उड़ान थी और इसकी पहली उड़ान अगस्त 2022 में विफल रही थी। ये सफल हो गई है। चलिए नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स एवं खालिस्तान टाइगर फोर्स पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। VBI जम्मू कश्मीर में सक्रिय गजनवी फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स, इन दोनों पर जो है आतंकवाद में संलिप्तता के वजह से इनको प्रतिबंधित कर दिया गया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स JKGF एवं खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF को आतंकी संगठन घोषित करते हुए इन दोनों पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध जो है 18 फरवरी 2023 से, और दोनों संगठन का नाम, कहां सक्रिय, जगह का नाम, कौन तारीख से आरोपित किया गया नाम। JKGF 43वां और KTF 44वां आतंकी समूह है। देश का जो है ये 44 गो आतंकी समूह हो गया जिसे आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आतंकी समूह घोषित करके प्रतिबंधित किया गया। अब तक ऐसे कितने संगठन को? 44। सीधा बात, अब तक ऐसे कितने संगठन को? 44 संगठन को प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसके साथ ही अधिसूचना जारी कर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खालिस्तान समर्थक हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा को, बहुत चर्चा में रहा था, न्यूज में पूरा आया था इधर, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए आतंकी घोषित कर दिया है। खालिस्तान का जो डिमांड करने वाले नेता हैं खालिस्तान समर्थक, जिनका नाम है हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, उनको भारत विरोधी गतिविधियों के लिए आतंकित घोषित कर दिया गया है। संधू जो है भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने वाले 54वां व्यक्ति है। ऐसे 53 व्यक्ति को पहले ही आतंकवाद घोषित किया गया है। JKGF का गठन जहां लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के सदस्यों के साथ मिलकर किया गया था, वही KTF पंजाब में आतंकवाद को फिर से भड़काने में लगा है। संधू को 2021 में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर हमले के मास्टरमाइंड में से एक माना जाता है। उसके विरुद्ध इंटरनेशनल पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। JKGF भारत के विरुद्ध आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों को उकसाने के लिए विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करता रहता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार JKGF कश्मीर में घुसपैठ, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने और नियमित रूप से सुरक्षा बलों को धमकियां देने में शामिल रहा है। वहीं KTF के संबंध में गृह मंत्रालय की अधिसूचना में बताया गया है कि यह संगठन 2011 में
बब्बर खालसा इंटरनेशनल की शाखा के रूप में बना था। बहुत चर्चा में रहा था कि खालसा बब्बर, है ना, उसी का ही ब्रांच है जो गैर कानून गतिविधियां रोकथाम अधिनियम उपा के तहत जो है प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। चलिए तो दो आतंकी संगठन का नाम जाने, एक होगा गजनवी फोर्स और दूसरा खालिस्तान टाइगर्स। हाँ, एक पंजाब में और एक जम्मू कश्मीर। एक का मुद्दा है खालिस्तान डिमांड, भारत को तोड़ने का ही बात करता है ना, और एक तो आतंकी गतिविधियों में शामिल है। इन दोनों संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया, आतंकी संगठन घोषित किया गया है। वहीं एक व्यक्ति जिसका नाम है क्या नाम है, हरविंदर, हाँ, तो उनको जो है आतंकी घोषित किया गया है। चलिए, और इस तरह से संगठन के रूप में देखा जाए तो कौवा संगठन हो गया ये कुल, हाँ, और व्यक्ति में देखा जाए तो, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट है 2021 में 1.63 लाख और 2022 में 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। तो बढ़ जाता 2.25 लाख लोग 2022 में। बीते वर्ष 2022 में 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता त्याग करके किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल की है, जबकि उससे पहले 2021 में ऐसे लोगों की संख्या 1.63 लाख यानी 1,63,000 थी। एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी देते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में बताया कि 2011 के बाद कुल 16,63,440 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों की सबसे कम संख्या यानी कि एक वर्ष में 85,256 2020 में कोविड महामारी में के कारण थी, सबसे कम, यानी पर डे लगभग लाख लोग देश छोड़ेला। अरे ज्यादातर लोग नौकरी की वजह से छोड़ लेता है, अपना नौकरी हो गया, सेटल हो गया, उधर अपना छोड़ देता है। कुछ ही लोग हैं जिनको लगता है भारत उनके लिए उपयुक्त नहीं है, जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का देश हम लोग रहा जाएगा। हाँ चलिए, तो 2022 में कितना लाख, 2.25 लाख। चलिए नेक्स्ट है बीसीसीआई की महिला प्रीमियर, ये पिछले महीने पढ़ लेते हम, महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का सुबह इधर लोग पढ़ लिए है ना, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की भारी सफलता के बाद अब महिलाओं का भी आईपीएल शुरू हो गया है, जिसका नाम है WPL। क्या नाम है? हाँ, WPL का आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई द्वारा शुरू किया गया है। इस टूर्नामेंट ने बीसीसीआई के महिलाओं के T20 चैलेंज का स्थान लिया है। आईपीएल के साथ ही 2018 से 22 के दौरान खेले गए T20 चैलेंज टूर्नामेंट में जहां 3 टीमें ही रहती थी, अब इस महिला प्रीमियर लीग का शुभारंभ 5 टीमों के साथ किया गया है। महिला यानी WPL के पहले संस्करण का शुभारंभ 4 मार्च 2023 से हुआ है। 5 टीमों के इस संस्करण में कुल मिलाकर 22 मैच खेले जाएंगे। यह सभी मैच मुंबई में ब्रिब्रॉन स्टेडियम और DY पाटिल स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहले WPL में 5 टीमों के नाम क्या क्या हैं? अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और लखनऊ के नाम पर है। इनके स्वामित्व के लिए नीलामी जो है जनवरी 23 में ही संपन्न हो गया है। इस नीलामी से कुल कितना भलाई हो 4,670 करोड़ रुपया की राशि बीसीसीआई को मिली है। इसमें सबसे ज्यादा जो है 1289 करोड़ रुपया की बोली अहमदाबाद टीम के लिए रही, जो कि किसने, मोदी जी के दुल्हरुआ अडानी जी को मिला है। WPL की 5 टीमों के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 13 फरवरी 23 को मुंबई में हुई और इस नीलामी के तहत प्रत्येक टीम को न्यूनतम 15 और अधिकतम 18 खिलाड़ियों के लिए बोलियां देनी थी। इन खरीद के लिए 12-12 करोड़ ही टीमों द्वारा खर्च किए जा सकते थे। प्रत्येक टीम के प्लेइंग 11 में अधिकतम 5-5 विदेशी खिलाड़ी रखे जा सकते थे। इनमें एक खिलाड़ी एसोसिएट खिलाड़ी का होना जरूरी था। महिला खिलाड़ियों के लिए 13 फरवरी को संपन्न नीलामों में 3 खिलाड़ी, स्मृति मानधवा भारत वाली, एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की और नेटली सीवर इंग्लैंड को 3-3 करोड़ से अधिक मूल्य मिला। इनमें सबसे ज्यादा 3.40 यानी 3 करोड़ 40 लाख करोड़ स्मृति मानधवा के लिए रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने चुकाए हैं, जबकि 3 करोड़ 20 लाख और 3 करोड़ 20 लाख में अन्य दोनों को क्रमशः गुजरात ने और मुंबई ने लिया है। आगरा की दीप्ति शर्मा को 2 करोड़ 60 लाख में यूपी वॉरियर्स ने खरीदा, यूपी ने खरीद लिया। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर सबसे सस्ता, माने सस्ता ना, सबसे ना, लेकिन बहुत कम में बिकी है उम्मीद से, मुंबई ने लिया है 1 करोड़ 80 लाख। चलिए इधर पेज में आइए, बैक पेज में फिर से आइए 10 नंबर में। तो WPL के लिए खिलाड़ियों की जो नीलामी के लिए देश विदेश की 1525 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 409 खिलाड़ियों को ही नीलामी के लिए अल्प सूचीबद्ध किया गया था
और उनमें 246 भारत की और 163 विदेशी खिलाड़ी थे। WPL के पहले संस्करण की 5 टीम और उसके कप्तान का नाम है, बेंगलुरु की स्मृति मंदना है, यूपी की अलीसा होली, मुंबई की हरमनप्रीत कौर, गुजरात की हैं वेथ मुन्नी और दिल्ली कैपिटल्स की हैं मेग लेनी। IPL की 5 टीमों के लिए अधिकतम 90 खिलाड़ी ही नीलामी के जरिए लिए जाने थे। प्रत्येक टीम के लिए न्यूनतम 15 अधिकतम 15-18 खिलाड़ियों को रखने की अनुमति है, किंतु प्लेइंग 11 के 11 खिलाड़ियों में 4-4 विदेशी खिलाड़ी रखना अनिवार्य था। एसोसिएट देश की किसी खिलाड़ी को 5वीं विदेशी खिलाड़ी के रूप में रखा जा सकता है। इस प्रकार अधिकतम 25 विदेशी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शामिल हो सकती हैं। किसी भी टीम की प्लेइंग 11 टीम में विदेशी खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या 1-1 यानी एसोसिएट खिलाड़ी सहित 5 हो सकती है। खिलाड़ियों की खरीद के लिए प्रत्येक टीम के पास अधिकतम राशि 12 करोड़ थी। विदेशी खिलाड़ियों के लिए बेस प्राइस रखा गया था 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख, जबकि अनकैप्ड खिलाड़ियों का बेस प्राइस था 10 लाख से 20 लाख। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 59 लाख। लंबित माने जब फैसला नहीं किया, ऐसा मामला लटकल बा न्यायालय में, उच्च न्यायालय में 59 लाख। समझिए 59 लाख मामला अभी तक पेंडिंग में है। भारत में न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण मुकदमों के निपटाने में लंबा समय लगता है। इस संबंध में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय विधि मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 9 फरवरी को संसद में बताया कि 1 फरवरी 2023 को देश के सभी यानी 25 उच्च न्यायालय में मिलाके लंबित मामलों की संख्या 59,87,477 थी। उन्होंने बताया कि इनमें सबसे ज्यादा 10.30 लाख यानी 10,30,000 लगभग मामले देश के सबसे बड़े इलाहाबाद उच्च न्यायालय में और सबसे कम मात्र 171 को मामला सिक्किम उच्च न्यायालय में लंबित थे। BBI इसको थोड़ा देखिएगा। इसके साथ ही संदर्भित तिथि को सर्वोच्च न्यायालय में लंबित, सर्वोच्च न्यायालय में 59,511 को 69,511 उच्च न्यायालय में 59 लाख यानी 25 को उच्च न्यायालय में मिलाएगा। सबसे ज्यादा कौन उच्च न्यायालय में, सबसे कम, वेरी गुड, हो गया। बस ये 3-4 को पॉइंट बना लीजिएगा इसमें। चलिए 12 को राज्यों में नए राज्यपाल और 1 केंद्र शासित क्षेत्र में नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। रटत रहिए लोगन, पढ़ देता नहीं से। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्यों में नए नए राज्यपालों को नियुक्त फरवरी 2023 में की है। इनमें 6 राज्यों में नए राज्यपाल और अन्य राज्यों में स्थानांतरित करके भेजे गए हैं, जबकि 6 राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। 1 केंद्र शासित क्षेत्र अर्थात लद्दाख के उपराज्यपाल पद हेतु भी 1 उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति भवन से 12 फरवरी 2023 को जारी विज्ञप्ति के तहत की गई है। चलिए नए नियुक्त किए गए राज्यपालों में अयोध्या केस की सुनवाई करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के सेवानिवृत्त न्यायाधीश S अब्दुल नजीर, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कैवस त्रिविक्रम पटनायक शामिल हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश S अब्दुल नजीर को अंडरलाइन कीजिए आंध्र प्रदेश का, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कैवस त्रिविक्रम पटनायक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल होगा। नए नियुक्त किए गए 4 अन्य राज्यपालों में उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का, लक्ष्मण प्रसाद को अंडरलाइन कीजिए, सिक्किम को गोल करिए, एगो गोल करिए एगो अंडरलाइन करिएगा। तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता CP राधाकृष्णन को झारखंड का, उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता शिव प्रताप शुक्ला को आगा हिमाचल प्रदेश का, कुछ लोग किताबों और नहीं देखो। राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया को कहां का, असम का। नोट्स जरूर बनाइएगा, एक तरफ राज्य का नाम दूसरी तरफ राज्यपाल का नाम कर लीजिएगा। अन्य राज्यों से स्थानांतरण करके ट्रांसफर करके नियुक्त किए गए राज्यपाल, जब पढ़ ले जवाब दो तो संविधान में राज्यपाल के स्थानांतरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पढ़ा दिए हैं, बताओ। संविधान में राज्यपाल के स्थानांतरण के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है? बोलो।
बूझ लो लोग, देख लो, बोली लोग, बोली लड़की तो लौकता दो चार गो लड़की किसे लौकत ना होगा तो पढ़ ले लो, बोली ना, हो गए सबके बाजा बाज गए। राज्यपाल का ट्रांसफर और संविधान में लिखा है, परंपरा में होता है, वजह बहाल है। संविधान में इसकी चर्चा ही नहीं है, बताए थे पॉइंट में कि, लेकिन आजकल परंपरा बन गया है इधर का उधर, उधर का इधर से कार्यकाल के लिए भेजने का। तो चर्चा में आ गया, पूछ देगा किस अनुच्छेद में है, रगड़ दीजिएगा 122 152 ये पढ़ ले लियो 122 हो। तो पूछा था नहीं, जवाब दी नहीं, ऐसे चली कम नहीं, हिम्मत कोई नहीं। तो ठीक बात, 7 बजिया बैच, 11 बजिया बैच, 10 बजिया बैच के बतावे के चाहत लगा। अब कह दे नहीं पढ़ाई देता, मान जाता नहीं, बेकार पूछ लिया, या तो तू हमरा के शिकायत करे ना तो हम तोर करे, पढ़ेले बनी कि ना, कितना समझेबो कोई नहीं कि आजकल परंपरा चल गल बा राज्यपाल के ट्रांसफर करे के, स्थानांतरित करे के, लेकिन संविधान में इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। संविधान में राज्यपाल का कार्यकाल है 5 साल और लिख दिया है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो इसीलिए 5 साल के पहले भी राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकते हैं। लेकिन आजकल की एक परंपरा हो गया है कि राज्यपाल को कार्यकाल शेष रहते हुए दूसरे राज्यपाल में शेष कार्यकाल के लिए भेज दिया जा रहा है, लेकिन इसकी चर्चा संविधान में कहीं, ठीक बा भाई। चलिए, राष्ट्रपति भवन में 12 फरवरी को जारी विज्ञप्ति के तहत आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति विश्वभूषण हरिश्चंदन को छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का, मणिपुर के राज्यपाल गणेशन को नागालैंड का, और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर को बिहार का, यानी बिहार का राज्यपाल आ गया। बिहार सरकार के एग्जाम में तो भी आई। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है। चलिए, सब नोट्स बनाना है। इनके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर डॉक्टर वीडी मिश्रा को लद्दाख का, वीडी मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। उपर्युक्त नियुक्तियों से पूर्व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर के त्याग पत्र राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। चलिए, 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, सबको पता है। तो आपको नोट्स बनाना है, कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। चर्चा में आ गया तो उस राज्य में कुल विधानसभा सीट की संख्या, पूरा बिहार के नहीं के, पूरा भारत के राज्य के नहीं के संख्या रखते गए, लेकिन जौना के चुनाव होता है 3 गो के विधानसभा सदस्य की संख्या, ठीक है। उसके बाद जो सत्ता प्राप्त किया उसके कुल सीटों की संख्या, और उसमें कौन कौन पार्टी मिला के सरकार बनाया, और बाकी मुख्यमंत्री का नाम ऐसे भी VVI हो गया। ये 3 चीज आपको नोट्स में लिखना है। कुल विधानसभा सदस्य संख्या, ठीक है, जो सत्ता पक्ष में गया, कितने पार्टी ने मिलकर बनाया, और किस पार्टी को कितना कितना सीट मिला, बीपीएससी वाले, ठीक है, डाल देता है कि सरकार में शामिल कौगो पार्टी है, इस तरीका से। और जनरल कंपटीशन, तीनों राज्य के मुख्यमंत्री का नाम, मोस्ट VVI, बस। चले, त्रिपुरा की 60 सदस्य, त्रिपुरा की कौन सदस्य नहीं मिल गया। त्रिपुरा में विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधानसभा के लिए मतदान 16 फरवरी 2023 को, तथा नागालैंड और मेघालय की 60 सदस्य, तीनों का 60 है, चल खत्म। विधानसभा तो मतदान 27 फरवरी को एक चरण में ही कराए गए थे। तीनों विधानसभाओं के लिए मतगणना 2 मार्च को संपन्न हुई। यह पंक्तियां लिखे जाने तक इनमें किसी भी राज्य में नई सरकार का गठन नहीं रह दो, पंक्तियां लिखे जाने तक आ गया है, हो गया है, फिर अगला महीना में देगा भी, फिर अगला महीने में न्यूज आएगा। चलिए पढ़ते हैं, इनमें क्या लिख रहे थे। यह पंक्तियां लिखे जाने तक इनमें किसी भी राज्य में नई सरकार का गठन नहीं हुआ था, यद्यपि रुझान स्पष्ट हो गए थे। तो त्रिपुरा की 60 सीटों के लिए मतदान एक ही दिन 16 फरवरी को कराया गया था। भाजपा और इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT का गठबंधन ने 33 सीट पर, जिसमें भाजपा के 32 और IPFT के 1 के साथ सत्ता पर अपना कब्जा वहां बरकरार रखा है। पिछले यानी 18 के चुनाव में 36 गो सीट पर भाजपा ने तथा 8 पर IPFT ने विजय प्राप्त किया था। यानी भाजपा के सीट का संख्या क्या हो गया, कम हो गया, 36 से कितना पर आ गया।
35 वर्ष तक सत्ता में रही माकपा को मात्र 11 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी प्राप्त न कर सकी। फिर पूछे सवाल बताइए लोगों। 10 बजिया बैच भी बताए, 7 बजिया बताए, 3 बजिया 11 बजिया बताए। विपक्षी पार्टी के लिए, विपक्षी दल का दर्जा के लिए क्या व्यवस्था है? विपक्षी दल का दर्जा के लिए क्या व्यवस्था है? किस दल को विपक्षी दल का दर्जा मिलता है? हाँ हूं ना, खड़ा हाथ खड़ा कर, खड़ा 1 मिनट। हाँ 1/2 बोलो। बैठो, गलत। हाँ बोलो। कौन सी कहे थी? कौन सी दर्जा मिलने के लिए 1/10 कौन सी? केकर 1/10 ठीक है। तो यहाँ पे गलत कर दोगी तुम, सवाल में हो सकता वहीं लिख दे। और के बाद ठीक है तुम्हारा सही है। बैठो। अरे कुल लोकसभा में विपक्ष का चाहिए तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 जिस भी दल अथवा गठबंधन को। बोल ठीक बोल रहे हैं हम। अब पिटोर हो गए। गठबंधन के विपक्षी दल मिलेगा, चिल्ला के समझाया, लगा वीडियो चला के देखा गरिया। अब नहीं पढ़ रहे हैं भाई। विपक्षी दल का दर्जा दल को दिया जाता है, गठबंधन को। सवाल वहीं से डाल देगा, फंस जाइएगा। कुछ मेरा भी लिहाज रखिए। आप लोगों को कहां पढ़ा दिए, क्या क्या पढ़ा दिए हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप क्लास में समझ गए, रिवीजन नहीं किए। विपक्षी दल होता है, विपक्षी गठबंधन होता है। तो जब भी विपक्षी का दर्जा मिलेगा दल को मिलेगा कि गठबंधन को? तो किसी एक दल को अगर लोकसभा में लेना है तो उस लोकसभा के 1/10, अब विधानसभा में लेना है तो विधानसभा के 1/10, कुल सदस्य संख्या का। अगर जिसको मिलेगा तो उसको विपक्षी दल का दर्जा मिल जाएगा। किंतु यह भी पढ़ाए थे, एक से अधिक दल को मिल गया 1/10 से अधिक सीट, तो सबसे ज्यादा जिसको मिलेगा उसको विपक्षी दल का दर्जा मिलेगा। उसको फायदा क्या होगा बताओ, पढ़ाए क्या कहते हैं? करंट से कोरिलेट करना है। चर्चा में पूछेगा सवाल, कोई कहां से पूछ दिया, मतलब 3 लाख रुपया देवो लोगन तबे बुझाएगी पढ़त नहीं। जमीन बेचाए बाबूजी के एहसास हुई कि हमारा बेटा पढ़ता। हम यही से हमारा मन एकदम कति गल हम ना पढ़ाए, पढ़ लो तो नहीं जा देखा था के पढ़ा देता तो नहीं मोतिहारी में आके 10,000 5,000 में के पढ़ा देता, के इतना गहराई से पढ़ा देता। देखो बात जान लीजिए, कभी कभी हमारे अंदर भी ईगो आता है, हम ना पढ़ा मतलब पढ़ के दिखा था ना, फिर ग्रुप डी पर चल गए लोग तो कह दिए कि कह ले रहे। इतना विश्वास बा हमारा अपना ऊपर, जिस लेखा से जिस तरीका से हम पढ़ा दिए हैं ना, हम मोतिहारी का माहौल चेंज कर दिया। बीपीएससी का ख्वाब देख रहे हैं, खाली पढ़ तो रहे नहीं है, लेकिन वो ख्वाब देखना छोड़ दीजिएगा। नहीं दम है मोतिहारी का कोनो मास्टर, मोतिहारी छोड़ दीजिए, कहीं तो कोनो टीचर आ जाते नहीं ना पढ़ा सकता, या हमरो के क्यों ना पढ़ा सकते रहे, तब हम फेल हो हमने माँ थुथू रही सब अंगुली पकड़ पकड़ के सिखा रहे हैं जैसे सीखे, फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं हम। जो विपक्षी दल का दर्जा मिलेगा उसको सुविधा क्या मिलेगा? चल ठीक है, पढ़ क्या बोलो ना भाई, पगला वाला का फायदा नहीं है। चलिए तो कहां थे हमने के? पढ़िए लोग, अरे करंट से जोड़ के पढ़ना है, ये टेक्निक बता रहे हैं ना, इसी टाइप से पढ़ना है। जैसे करंट में आ गया विपक्षी दल, तो वहां देख लीजिए विपक्षी दल के संबंध में संविधान में या कानून बना के क्या प्रावधान किया गया है कि नहीं है। ऐसे करंट से कोरिलेट करके पढ़िएगा, डायरेक्ट वही सवाल आएगा, आपको बुझेबो नहीं करेगा करंट में चर्चा में था इसलिए आ गया है। आप साल भर करके देखिए, आप खुद गेस करने लगेगा। बोले ना कि कभी बाजीराव का यूपीएससी का सवाल 150 पूछता था उस समय, 150 में 140 को हुबहू आ जाता था, गेस लड़ जाता था। तो भाई हुआ कि ये कैसे संभव है, यूपीएससी का इतना बड़ा बड़ा एक्सपर्ट बैठता है। तो अब ये खोज हुआ, तो पता चला कि अच्छा आप जिस दिमाग से काम कर रहे हैं, जिस मेथड पे सवाल सेट करो, उस मेथड में यहां काम हो रहा है। आप समझ गए ना। अब हम ही आपको इशारा दे दिए कि जो करंट चर्चा में उससे रिलेटेड हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ जाइएगा, आप करके देखिए। अरे ना 150 में 40 को 140 को, कम से कम 60-70 को तो डायरेक्ट गेस पे से आ जाइए अपने के।
कंपटीशन में गेस कर कठिन काम है, लेकिन फिर भी आ जाएगा आप लोग। समझ रहे ना बात को? इस तरीके से पढ़ रहा है आप लोग को। चलिए ईमानदारी से तनी पढ़ी लोग, पढ़ा तनी लोगन तो पढ़ ली लोग। हाँ, कहाँ रहनी है सनम जी के? त्रिपुरा में। हाँ, 35 वर्ष तक सत्ता में रही माकपा 11 सीटें जीत कर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी प्राप्त नहीं कर सकी, कैसे कर लेगी? है ना, इस तरीके से। चुनाव में माकपा की सहयोगी रही कांग्रेस को 3 सीटें इस चुनाव में प्राप्त हुई। पृथक टिप्रालैंड की मांग कर रही टिप्रा मोथा पार्टी को 13 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सदन में बनी है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसमें और है थोड़ा सा। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी को कौन सीट? 32 को। कौन सीट? 2018 से तुलना किया जाए तो कितना के घाटा? 4 गो के घाटा लागल बा। टिप्रा मोथा के बाप रे बाप 13 गो के फायदा भइल। 13 के 13 ये अलग राज्य मांग कैले बटे इसे। हाँ, त्रिपुरा से अलग होकर के चर्चा में आ गया। इसको थोड़ा सा इसको नोट में लिख लीजिएगा। टिप्रा मोथा पार्टी हाँ पृथक टिप्रा लैंड की मांग कर रही। जगह झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा रहे, बिहार से झारखंड के अलग करे खातिर कौन पार्टी के दबाव रहे? जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। कितना बार सवाल आया। तो उसी तरह त्रिपुरा से कह रहा है हम लोग को टिप्रा लैंड बना दीजिए, वो अलग राज्य की मांग कर रहा है। हाँ, तो इस मांग करने वाले समूह को 13 सीटें मिलना यह बता रहा है कि सरकार पर कहीं ना कहीं प्रेशर बन रहा है। 13 सीट ले लिया, सब बताइए, है ना। तो जैसे वो राज्य अलग हो जाएगा, टिप्रा लैंड अलग हो जाएगा, टिप्रा पार्टी का सरकार बन जाएगा, है ना। तो इसलिए टिप्रा लैंड चर्चा में आ गया। पूछेगा कि कौन राज्य से टूटकर टिप्रा लैंड बनाने की मांग हो रही है? त्रिपुरा। चर्चा में आया ना, तो इसको मोस्ट वीवीआई करके जोड़िएगा नोट्स में। चलिए, उपरयुक्त दलगत स्थिति के चलते भाजपा गठबंधन को ही नई सरकार के गठन वहां करना है। निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा, जिन्होंने ही मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, का ही एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनने का संभावना है। चलिए नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड कौन सदस्य है? सभा की 59 सीटों के लिए मतदान 27 फरवरी को कराया गया था। भाजपा के एक ही उम्मीदवार को तो निर्विरोध निर्वाचित हो गया था, इसीलिए 59 सीट पर जो है चुनाव कराना पड़ा, देखो निर्विरोध हो गया। तो पिछले 2018 के चुनाव के बाद सत्ता में आए भाजपा एनडीपीपी गठबंधन ने एक बार पुनः 37 सीटें अर्थात नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी 25 तथा भाजपा 12 सीटें जीतकर सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा है। इनमें एनडीडीपी की जो है सीटों की संख्या 18 से बढ़कर 25 हो गया है, वहीं भाजपा की सीटें पूर्ववत 12 के 12 रह गया है। चलिए नीचे देखते हैं नागालैंड विधानसभा का दलगत स्थिति। तो नागालैंड विधानसभा में एनडीपीपी पार्टी को 25 सीट मिले हैं और पिछले साल की तुलना में उसका 7 को सीट बढ़ गया है। और एनसीपी को, भारतीय जनता पार्टी को 12, एनसीपी को 7, ऐसे करके अपना देख लीजिएगा और इसका लिस्ट बना ही लीजिएगा, ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाइए, है ना। परीक्षा में नहीं आएगा, हो सकता है चांस कम है आने का, नहीं थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए कौन पार्टी किस राज्य में है। हो सकता है कि सब पूछे ना पूछ दे, ये पूछ दे टिप्रा क्या नाम मोथा पार्टी किस राज्य से संबंधित है। समझ रहे ना बात को, सवाल किराऊ से घुमा सकता, इसलिए थोड़ा सा गैर जरूरी चीज भी पढ़ना पड़ता है। चलिए, अन्य दलों में 7 सीटों के साथ शरद पवार की एनसीपी तीसरे स्थान पर रही, कोनराड संगमा की एनपीपी को 5 तथा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीटें नागालैंड में जाकर 2 सीट जीत लिया। हाँ, इस चुनाव में प्राप्त हुई हैं और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। उपर्युक्त दलगत स्थिति के चलते एनडीपीपी भाजपा गठबंधन सत्ता पर बरकरार है, यानी सरकार बनाया है कौन? 2 पार्टी मिलके, एनडीपीपी और बीजेपी। एनडीपीपी और हाँ, नागालैंड में किन 2 दलों का सरकार है? एनडीपीपी और बीजेपी, इतना ध्यान में रखना है। एनडीपीपी के नेफ्यू रियो को ही 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना निश्चित है। चलिए मेघालय में देखते हैं। मेघालय क्या हुआ? बैठले बैठले भूगा जाता मन का है। मेघालय की भी 59 सीटों के लिए मतदान 27 फरवरी 2023 को कराया गया था। एक उम्मीदवार बेचारा ऊपर चल गए, इसलिए वहां मतदान नहीं कराया गया। हाँ, चुनाव के परिणामों में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति वहां पैदा हुई है। निवर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो कि पूर्वोत्तर की अकेली ऐसी पार्टी है जिसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त है, को ही सर्वाधिक 26 सीटें चुनाव में मिला है। उनके नेतृत्व वाली निवर्तमान सरकार में भाजपा और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी भी इस बार इन तीनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था,
तथा भाजपा को 2, यूडीपी को 11 सीटें इस बार प्राप्त हुई है। अन्य दलों में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली है। तो देखते हैं दलगत स्थिति। एनपीपी जो सबसे बड़ी पार्टी है 26 को सीट, नेशनल पीपुल्स पार्टी को 6 सीट का फायदा हुआ है, क्योंकि सब लोग अलग अलग पैसे बाद सब एक संग था, मिलकर लड़ा था। उसके बाद यूडीपी को जो है 11, बाकी तृणमूल कांग्रेस को 5, कांग्रेस को 5, वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी को 4, भाजपा को 2। उपर्युक्त दलगत स्थिति के चलते निवर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को ही मुख्यमंत्री बनाने की पूरी संभावना है, किंतु किन दलों के साथ वो गठबंधन करके बनाएंगे यह समय तय करेगा, अगला महीना में पता चलेगा। ऐसा है, पता है, छोड़िए ना, अगला महीना। चलिए नेक्स्ट है, आबकारी नीति में भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली की सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया, सब लोग को पता है ये न्यूज, ठीक है। हाँ, देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली प्रशासन की 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर, किस चीज को लेकर? आबकारी नीति को लागू करने को लेकर, हाँ, सीबीआई ने आप सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को, अंडरलाइन कर लीजिए, डेट भी इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी के लिए डेट भी इंपॉर्टेंट होता है, 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया। संदर्भित आबकारी नीति के विभिन्न पहलुओं पर लगभग 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई का कहना है कि आबकारी नीति तैयार करने और कार्यान्वयन दोनों में अनियमितताएं थी और उसका उद्देश्य आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाना था। सीबीआई के अधिकारी श्री सिसोदिया के जवाब से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने आरोप लगाया कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सीबीआई ने एक बयान में कहा, उन्होंने टालने वाले जवाब दिए और सबूत दिखाए जाने के बाद भी उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी श्री सत्येंद्र जैन को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने कुछ दिन पूर्व गिरफ्तार किया था। दोनों ही मंत्रियों की जमानत याचिका को रद्द करते हुए 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड में उच्च न्यायालय ने उन्हें सौंप दिया है। गिरफ्तारी के बाद उनके त्यागपत्र स्वीकार कर उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री ने संदर्भित कर दिया। चलिए, इस बार बहुत ज्यादा न्यूज नहीं है, अच्छा है, टेंशन कम है। 12 महीने का दर्पण पढ़ना है, ऐसा नहीं 1 महीने का पढ़ना है, लेकिन फिर भी जो है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। 12वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि कब तक के लिए? 31 अगस्त 2024 तक के लिए, और अध्यक्ष का नाम ऋतुराज अवस्थी। हाँ, अभी हाल ही में 8 गो तो नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से कहोगो, इस तरह कुल चीता कहोगो। हाँ, अगले कितने वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका से चीता को आएगा? 12 गो आएगा। कहाँ रखा जा रहा है? कौन राज्य में, कौन जगह? वेरी गुड। चलिए, उसके बाद मोस्ट वीवीआई के रूप में आप इसको जो जनरल कंपटीशन करें, हाँ, गजनवी फोर्स का संबंध जो है किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर, और बाकी खालिस्तान तो नामे से क्लियर पंजाब वाला है। हाँ, इस तरीके से व्यक्ति का नाम भी थोड़ा याद रख लीजिएगा, कौन आदमी को आतंकी घोषित किया गया है। चलिए, 2022 में नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या 2.25 लाख के आसपास पहुंच गया है। बीसीसीआई के लिए महिला प्रीमियर लीग के लिए कौन टीम? 5 गो टीम, ठीक है। बाकी पैसा कौड़ी थोड़ा कप्तान का नाम भी देख लीजिएगा, है ना। भारत में उच्च न्यायालय में कुल कितने मामले लंबित है? लगभग 59 लाख। और सर्वोच्च न्यायालय में लाख के जगह पर लाख के जगह 1000 कर दिया, 59 की जगह 69 कर दिया, ठीक है। 12 गो राज्य में नया नया राज्यपाल बनाए, उस सबका लिस्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा, और बाकी त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय का बना लीजिएगा, नहीं तो अगला महीना तक रुकिए, इसको बनाइएगा एक बार। और अभी हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री को आबकारी नीति में भ्रष्टाचार का दोषी करार, ठीक। चलिए, आज के लिए इतना।